गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप लोगों को बताए थे कि मेरी ये क्लास लॉर्ड वेलेजली की होगी। लॉर्ड वेलेजली उसी गवर्नर जनरल की अगली सीरीज है। लॉर्ड वेलेजली जो था बच्चों, सबसिडियरी अलायंस अंग्रेजी में बोलते हैं, सबसिडियरी अलायंस, इसकी शुरुआत भारतवर्ष में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ हुआ। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत जो की थी, जिसके साथ की थी, वह हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद राज्य के साथ 1798 में सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी। सहायक संधि को ही सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बताएं सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी, या सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि किस राज्य के साथ की, तो सहायक संधि जो थी सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद राज्य के साथ की गई थी। और किसने प्रारंभ की थी, तो ये लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली जो था उसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, या हम शहर में फोर्ट विलियम जो किला था, फोर्ट था, यहाँ पर सिविल सर्विसेज के नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी यहाँ इसलिए ये फोर्ट यूज़ किया जाता था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज भी स्थापित किया गया था। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, लॉयन ऑफ बंगाल कहता था अपने आप को, लॉर्ड वेलेजली। तो ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला सब्सिडियरी अलायंस सर्वप्रथम हैदराबाद से 1798 में, ये किंग लॉयन ऑफ बंगाल अपने आप को कहता था, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करवाई थी, जहाँ पे सिविल सर्विसेज के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इनका टाइम पीरियड जो था 1798 से लेके 1805 यानी 1805 तक रहा, इसलिए इसे आपको याद रखना जरूरी है। और लॉर्ड वेलेजली के बाद जो आता है अगला लॉर्ड मिंटो प्रथम है, जो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की ट्रेटी की थी, ये भी आप याद रखेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग भी था इसके बाद जो हुआ, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन, पूछा जाता है कि पिंडारी जो एक खूंखार प्रजाति के लोग थे, लूटपाट करते थे, पिंडारियों का दमन करने का कार्य लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हु वाज द किल्ड पिंडारी, तो पिंडारियों को मारने वाला लॉर्ड हेस्टिंग था। जो इंपॉर्टेंट है यह भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद की बात अगर करें तो भारत के गवर्नर जनरल अब हमको पढ़ने होंगे। भारत के गवर्नर जनरल, हमने आपको भारत के गवर्नर जनरल, अभी तक हम लोग बंगाल का पढ़ रहे थे, अब भारत का पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया का पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले बताया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो सबसे पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और हमने इसका समय काल भी आपको बताया था, 1828 से लेकर आपका 1835 तक इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और ये भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये हमें ध्यान रखना होगा। इनके समय में कई महत्वपूर्ण काम हुए थे, जैसे इन्होंने क्या करा था, 1829 में धारा 17 के अकॉर्डिंग, 17 के अनुसार राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। यानी सीधे सीधे जो सती एक्ट था उसको बैन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बच्चों। और पूछ देगा कि कब करा था, तो 1829 में एक्ट 17 के
अकॉर्डिंग करा था, ये याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू एंट्रेंस में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर से समझ लीजिए, 1829 में सती जो प्रथा थी, जो सिस्टम था सती सिस्टम, इसको एंड करने का काम राजा राम मोहन राय के हेल्प से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इन्होंने ये कानून बनाया था। ये सती प्रथा क्या होती है बच्चों? एक रूल था, एक कानून ऐसा था, या कह लीजिए एक रूढ़िवादिता। सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, कंजर्वेटिव माइंड के जो लोग होते थे, प्राचीन परंपराएं होती थी, उस समय पति के मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। यही सिस्टम बहुत ही तेजी से फैला हुआ था। अंग्रेजों को जब इसकी बात की पता चली कि यह एक मानवीय क्रूर व्यवहार है, तो उस पर बैन लगाया, और बैन लगाने वाले सबसे पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनको यह सुझाव देने वाला भारत के समाज सेवक राजा राम मोहन राय थे। वही राजा राम मोहन राय जिनको मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, मुगल शासक अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सती एक्ट को जिसने समाप्त किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया था इन्होंने, राजा राम मोहन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अगला इन्होंने काम किया था कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो ठगी प्रथा का अंत बच्चों जिन्होंने किया वो कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था, यह भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब किया था? तो 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया गया था, 1830 में। अब अगला जो महत्वपूर्ण काम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, उसने एक शिक्षाविद लॉर्ड मैकाले को एक सुझाव दिया था। लॉर्ड मैकाले से उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी शिक्षा योजना बनाओ जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जा सके, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोगों का सहयोग कर सकें। और तो इसी उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लागू करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कथनानुसार लॉर्ड मैकाले ने मैकाले घोषणा पत्र जारी किया। मैकाले घोषणा पत्र बच्चों जो जारी हुआ था वो 1835 ईस्वी में जारी हुआ था। 1835 ईस्वी में जारी हुआ था। 1835 में मैकाले घोषणा पत्र शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। 1835 में मैकाले घोषणा पत्र जो था शिक्षा सुधार के लिए ये जारी किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर। लॉर्ड मैकाले जो शिक्षाविद था, एजुकेशनिस्ट था, उसने ये जारी किया और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया। तो मैकाले आयोग या मैकाले कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये क्वेश्चन आता है। तो मैकाले कमीशन जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1835 में हुआ था। ये एजुकेशनल रिफॉर्म था, एजुकेशन में सुधार करने के लिए किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद कर लें। और ये इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरी चीज, लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। लॉर्ड मैकाले ने कौन सी थ्योरी दी थी? फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्चंदन का सिद्धांत। निस्चंदन के सिद्धांत में भी एक व्यवस्था थी कि एजुकेशन उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनको एजुकेशन दिया जाए। छोटे लोगों में छन छन कर स्वतः ही छोटे लोगों को शिक्षा मिल जाएगी, अर्थात छोटे लोगों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी देने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया था।
और अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। तो ये इनका एक प्रमुख कार्य था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा इंड किया, सती एक्ट इंड किया, एजुकेशन रिफॉर्म करा मैकाले कमीशन के द्वारा। ये सारे क्वेश्चंस बीए बीएड एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी के अब आता है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो अगला गवर्नर जनरल है, लॉर्ड एलन बरो, ये ध्यान रखना होगा। लॉर्ड एलन बरो, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड एलन बरो। इनका टाइम पीरियड है 1842 से लेकर 1844 तक, और इनसे जो क्वेश्चन आता है इन्हीं के समय में पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत हुआ था, स्लेव सिस्टम। 1843 में दास प्रथा को अंग्रेजी में स्लेव सिस्टम बोला जाता है। इसका अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ किसके समय में? लॉर्ड एलन बरो के समय में। ये एक महत्वपूर्ण काम था, यह याद रखना है। और सिंध क्षेत्र का भारत में विलय भी हुआ, भारत में विलय। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं 1843 में दास प्रथा का अंत और सिंध क्षेत्र में भारत का विलय, ये जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह दोनों ही लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। स्लेव सिस्टम इन्हीं के समय में, और सिंध एरिया जो था उसको इंडिया में मैच कर लिया गया था, उसको मिला लिया गया था। तो यह भी दोनों क्वेश्चन के पूछे गए हैं कई बार बीएचयू एंट्रेंस के लिए, इसको आप याद रखेंगे। लॉर्ड एलन बरो के बाद अगला जो आता है गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों लॉर्ड हॉर्डिंग से। तो अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग का समय काल जो है 1844 से लेकर 1848 तक इनका टाइम पीरियड होता है। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में जैसे हम कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पर कि इनके समय में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था हमने बताया था 1845 से लेके 46 तक चला था ये आंग्ल सिख युद्ध, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, हम इसको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आता है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी वेरी इंपॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल है। और इसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 1856 तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसके कई कार्य हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं। भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। क्यों कहा जाता है भाई? 16 अक्टूबर 1853 यानी 1853 में मुंबई से थाने, ये जगह है मुंबई से थाने के बीच रेल सेवा प्रारंभ की। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, कब भारत में पहली बार रेल सेवा स्टार्ट हुई, रेल सर्विस शुरू हुई? तो 16 अक्टूबर 1853 में मुंबई से थाने के बीच शुरू हुआ रेल सेवा, और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। यह एक मालगाड़ी थी, 34 किलोमीटर की दूरी तक ये शुरुआत हुई थी।
तो यह ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे का जनक इसीलिए हम किसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी से बनता है वह पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु जो लागू किया था, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु एक अधिनियम लागू किया था, एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है 1854 में लागू हुआ किसके लिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए। और इस घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर आपसे पूछ दे कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किस एक्ट को कहा जाता है, किस कमीशन को कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा या एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किस कमीशन को कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच कमीशन या चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को एजुकेशन का मैग्ना कार्टा यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के क्षेत्र हेतु चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है, यह आपको याद रखने हैं, इसमें कोई कमी नहीं रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब आपको एक और कार्य बताता हूं लॉर्ड डलहौजी का। इसने राज्य अपहरण नीति लागू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी गोद अपहरण नीति या राज्य अपहरण नीति लागू किया था। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी या गोद अपहरण नीति या राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, यह भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। मिलाया गया। ये आपको ध्यान देना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है, जिसे गोद अपहरण नीति कहा जाता है, जिसे राज्य अपहरण नीति कहा जाता है, ये इस पॉलिसी के अंतर्गत फर्स्ट टाइम 1848 में महाराष्ट्र के सतारा प्लेस को अंग्रेजी एम्पायर के अंतर्गत मिलाया गया, इंक्लूड करा गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसको अंग्रेजों ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिलाया, तो वो सतारा था। ये इंपॉर्टेंट है। और झांसी को 1853 में अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के अंतर्गत इंक्लूड किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों ने जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर अवध को कुशासन यानी बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर अवध प्रांत को बैड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण अंग्रेजी साम्राज्य में यानी अर्थात कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेजों ने अवध को मिला लिया। और उस समय अवध का किंग या नवाब वाजिद अली शाह था, जब अवध क्षेत्र को
कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी जो था इसने PWD यानी लोक सेवा कल्याण विभाग भी स्थापित करवाया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और डाकघर अधिनियम 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया। डाक टिकटों का प्रचलन किया, ये आपको याद रखना होगा। तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ और पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत में डाक टिकट कब इशू हुआ, तो 1854 में, और किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। और सार्वजनिक निर्माण PWD का भी डलहौजी ने स्थापना की थी 1854 में, जिसको हमने बताया। और कलकत्ता टू आगरा यानी कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा, फर्स्ट टेलीग्राफ सेवा डलहौजी ने ही 1853 में भारत में शुरू की। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता से आगरा के बीच फर्स्ट टेलीग्राफ सेवा की प्रारंभ की। यह भी लॉर्ड डलहौजी से आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी तक का, ये जितने भी गवर्नर जनरल्स हमने आपको बताए, ये सब लॉर्ड डलहौजी तक का जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद भी करना है। लॉर्ड डलहौजी के बाद और भी लोग आते हैं जो कि भारत के वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम लोग भारत के वायसराय के विषय में पढ़ते हैं कि भारत का वायसराय कौन होता है, कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट है भारत के वायसराय के विषय में। तो भारत का वायसराय, अब पहला वायसराय हमने बताया था, फर्स्ट जो था पहला लॉर्ड कैनिंग बना भारत का फर्स्ट वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड था वो था 1856 से लेकर 1862 तक। ये इनका टाइम पीरियड होता है लॉर्ड कैनिंग का, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या क्या हुआ था, ये पूछा जाता है। तो पहले जान लीजिए, पहला जो काम हुआ था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ। पारित होना का मतलब पास हुआ, यानी सीधा सीधा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। और बंबई इसके अंतर्गत क्या हुआ, बंबई, कोलकाता, मद्रास, ये जो तीनों प्लेस हैं, बंबई, कोलकाता, मद्रास, इन तीनों स्थानों पर क्या हुआ, इन तीनों के तीनों स्थानों पर हाई कोर्ट, एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो बंबई, कोलकाता और मद्रास में इन तीनों स्थानों पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों स्थानों पर एक एक विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई थी 1857 में।
इन्हीं तीनों स्थानों पर यानी बंबई, कोलकाता और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1856 में 1856 में याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह पारित हुआ 1856 में, यानी वीडो रीमैरिज एक्ट, वीडो रीमैरिज एक्ट जो पास हुआ वो 1856 में पास हुआ। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। यानी यह किसकी सहयोग से हुआ था? केशव चंद्र सेन के सहयोग से ये एक्ट पास हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, आता है किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से यह एक्ट पास हुआ था, 1856 में पास हुआ था। और कौन उस समय वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग था। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और क्या हुआ था? 1861 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी, इसे भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आपसे यह पूछ दे कि पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय में शुरू हुआ? फर्स्ट समुद्री यानी सी टेलीग्राफ सेवा, समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब और किसने स्टार्ट करा था? तो यह पूछा जाएगा। तो भारत और यूरोप के बीच फर्स्ट समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो हुई थी सर जॉन लॉरेंस ने किया था। एक गवर्नर जनरल है सर जॉन लॉरेंस, उन्होंने ही यह समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। यह भी याद रखिएगा, वन लाइनर है, कभी कभी प्रश्नों में पूछ दिया जाता है। अगला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है लॉर्ड मेयो। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, लॉर्ड मेयो से भी आता है। क्या है नाम इनका? लॉर्ड मेयो। ये इनका समय काल 1869 से लेकर 1872 तक बहुत कम समय काल रहता है और पूछा भी जाता है कभी कभी। इनसे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार अस्थायी टेम्पोररी सेंसस, भारत में फर्स्ट टाइम टेम्पोररी सेंसस किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में। हिंदी में बोलें तो पहली बार भारत में जनगणना और अस्थायी जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में, 1872 में अस्थायी टेम्पोररी स्थायी जनगणना यानी सेंसस जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे, और अस्थायी जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। और अंडमान निकोबार में शेर खां नामक एक कैदी, शेर खां नामक एक कैदी, प्रिजनर कैदी के द्वारा इनकी हत्या हो गई, इनका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा गवर्नर जनरल भारत में उसकी हत्या कर दी गई? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जेल थी, उस जेल का सर्वे कर रहा था, वो घूम रहा था, निरीक्षण कर रहा था। उसी समय शेर खां नामक एक कैदी था जिसने चाकू मार के लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो ये दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक सेंसस वाला पूछा जाता है और एक इनका मर्डर कैसे हुआ वो पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको लॉर्ड मेयो से तैयार रखने हैं। और इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एक अलग से अगले टॉपिक से, वो पूछा जाता है लॉर्ड लीटन। अगले जो हैं इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लीटन।
ये जो गवर्नर जनरल है इसका जो समय काल लॉर्ड लीटन का है, समय काल है 1876 से लेकर 1880 तक, ये ध्यान रखना है आपको। और इनके समय में इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, मैरीडिथ, मैरीडिथ ओवन, ओवन, मैरीडिथ ओवन भी कहा जाता है। ये विद्वान था, विद्वान था, कवि भी था, पोएट भी था। तो इसको नॉलेज बहुत थी लॉर्ड लीटन को, एक अच्छा विद्वान भी था, एक अच्छा पोएट भी था, इसीलिए इसको मैरीडिथ ओवन के नाम से भी जाना जाता है, विद्वान और पोएट होने के नाते। लॉर्ड लीटन के समय में समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया था। मार्च 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम एक्ट पास हुआ। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की एजेंसियां जो कि अंग्रेजों के खिलाफ छापती थीं, ऐसे समाचार एजेंसियों को, न्यूज एजेंसियों को सील कर दिया गया, उनके मालिकों को जेल में डाल दिया गया, उस समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो 1878। किसने किया? तो लॉर्ड लीटन ने किया। किस तरीके का यह कानून था? तो ये न्यूज़पेपर के ऊपर बैन लगाने वाला एक कानून था। यह भी ध्यान रखना है हमें, और ये सबसे ज़्यादा बार भी पूछा जाता है। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, लॉर्ड लीटन के ही समय में। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ, और उसी समारोह के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को लॉर्ड लीटन के समय में ही सम्मानित किया गया कैसर ए हिंद की उपाधि से। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, यह याद रखना है, भूलना नहीं है, पूछा जाता है। तो लॉर्ड लीटन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगला लॉर्ड रीपन। लॉर्ड रीपन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीपन, ये ध्यान रखना है। इनका जो समय काल लॉर्ड रीपन का होता है 1880 से लेके 1884 तक था। ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड रीपन था। लॉर्ड रीपन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, जनता के हित के लिए काम करता था। 1 साल पहले ही इसे अंग्रेजी सरकार ने रिटायर कर दिया, इसे बुला लिया। इसका पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। यह भारत से जब जा रहा था तो भारतीय जनता बहुत दुखी थी, ऐसा कहा जाता है। और परमानेंट जो सेटलमेंट, परमानेंट जो व्यवस्था है, जो पंचायती व्यवस्था है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है इंडिया में लॉर्ड रीपन को। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थात पंचायत व्यवस्था का, अर्थात स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है लॉर्ड रीपन को। ये इसलिए ज़्यादा फेमस है। और लॉर्ड रीपन ने आते ही जो लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास था उसको रद्द कर दिया, यानी सारे न्यूज एजेंसियों से जितने भी बैन थे सबको हटा लिया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त करने का काम लॉर्ड रीपन ने किया था। 1882 में वर्नाक्यूलर
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और क्या किया था इन्होंने, इन्हें स्थायी स्वशासन व्यवस्था का जनक भी कहा गया। यह भी आप याद रखिएगा, स्थायी स्वशासन व्यवस्था का इन्हें जनक भी कहा गया। किसको हमने बताया था ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और 1881 में 10 वर्षीय स्थायी यानी परमानेंट जनगणना सेंसस का प्रारंभ किया, जो अभी तक चल रहा है। यानी प्रत्येक 10 साल पर भारत में सेंसस किया जाता है, जनगणना की जाती है। और यह शुरुआत कब हुई थी? 1881 में पहली बार स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने ही किया था। परमानेंट रूप से सेंसस शुरू करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया था। तब से हर 10 साल पर जनगणना भारत में, सेंसस भारत में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और 1881 में ही प्रथम फैक्ट्री एक्ट प्रारंभ हुआ। यह भी आपको ध्यान देना है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो 1881 में बना था। और किसने स्टार्ट करा था प्रथम फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को? तो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करा था। ये आप याद रखेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, इनके ही समय में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई थी। वह इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई थी भाई? वह हुई थी कि 1882 में प्राथमिक शिक्षा के सुधार में, प्राथमिक शिक्षा के सुधार में, ये याद रखिएगा, 1882 में प्राथमिक शिक्षा के सुधार में हंटर कमीशन का गठन किया था। हंटर कमीशन का गठन किसने किया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए? लॉर्ड रिपन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बताइए हंटर कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1882 में हुआ था। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। और कब किया था और किसके लिए? रिफॉर्म के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत रिफॉर्म के लिए ये बना हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इल्बर्ट बिल अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन में। इल्बर्ट बिल ये 1883 में, 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ। इस इल्बर्ट बिल को पास किया था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन ने ही इसे पास करवाया था। इसमें एक व्यवस्था कराई गई। इसमें व्यवस्था यह थी कि पहले अंग्रेज अगर कोई गलती करते हैं तो उनकी सुनवाई, उनको सजा देने का कार्य अंग्रेज जज ही करता था। लेकिन इसमें सुधार हुआ कि अगर अब इल्बर्ट बिल पास हो जाने के बाद अगर कोई अंग्रेज कोई गलती करता है तो जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश जज ही उसको सजा दे। इंडियन जज यानी इंडियन सिटीजन अगर कोई जज पद पर है तो वह भी उसे सजा सुना सकता है। और इसी बात को लेकर सारे अंग्रेजों ने रिवॉल्यूशन कर दिया, विद्रोह कर दिया लॉर्ड रिपन का। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी काले जाति के व्यक्ति से या काले लोगों के मुख से कोई सजा वजा नहीं सुनेंगे। और इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, श्वेत विद्रोह कहा गया।
और इसी इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश सरकार ने 1 साल पहले ही, यानी 4 साल का जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, वो 5 साल पूरा नहीं होने दिया, 4 साल में ही उन्हें क्या हुआ, बुला लिया गया। तो इल्बर्ट बिल विवाद यही था, जिसे हम श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। और हमने जो अभी आपको बताया ये याद रखना है, और इसी के बाद लॉर्ड रिपन का काम समाप्त हो जाता है। और लॉर्ड रिपन से जितने क्वेश्चन आने थे वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। लॉर्ड रिपन के बाद जो अगला पार्ट है लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन का जो समय काल है, लॉर्ड डफरिन का समय काल है 1884 से लेकर 1888 तक। ये हमें ध्यान रखना होगा, 1884 से लेकर 1888 तक। और लॉर्ड डफरिन के समय में कई काम हुए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई थी भाई? 1885 में मुंबई में हुआ था। तो एक काम तो ये हुआ डफरिन के समय में। दूसरा है जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ था 1887 में ही, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे एशिएंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम प्रयागराज विश्वविद्यालय हो गया है। और 1887 में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी, लॉर्ड डफरिन के ही समय काल में। इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखने हैं। यानी 2 काम हमने आपको बताए डफरिन के समय में, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको बताई। ये दोनों काम अगर आते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी होंगी। और लॉर्ड डफरिन के बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो अगला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो समय काल होता है ये 1899 से लेकर 1905 तक, यानी 1899 से लेकर 1905 से तक ये पूरा का पूरा है इनका टाइम पीरियड। इनके समय में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे पहला काम क्या होता है? बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन। ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी, यानी ये हुई थी 20 जुलाई 1905 को। ये याद रखना है, 20 जुलाई 1905 में बंगाल डिवाइडेशन की घोषणा हो गई और बंगाल में लागू हुआ ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ये दोनों डेट डिफरेंट है, याद रखिएगा। बंगाल पार्टीशन किसके टाइम में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में। और कब इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? तो 20 जुलाई 1905 में। 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर आपका 60 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ पूरे बंगाल में। बंगाल 2 भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो जो वेस्ट बंगाल है वो वर्तमान समय में अपने इंडिया में है, और जो ईस्ट बंगाल है वो वर्तमान समय में बांग्लादेश है। तो ये दोनों याद रखिएगा। और किसने किया था ये? तो लॉर्ड कर्जन ने। ये बंगाल पार्टीशन से प्रॉब्लम ये हुई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा हो गई, धार्मिक रिलीजन दोनों धर्मों के बीच लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई आपस में। इसलिए मुस्लिम बहुल प्रांत जो था पूर्वी बंगाल उसको अलग होना पड़ा, और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुल प्रांत था वो अलग हो गया। इस तरीके से बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ,
तो स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 में हुआ, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। और किसके विरोध में यह हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने जो बंगाल पार्टीशन किया था, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये याद रखिएगा। और वंदे मातरम के नारे लगाए गए इस समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है और कई बार आ भी चुका है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा रेलवे विकास जो हुआ, रेल पटरियों का ज़्यादा विकास जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था सबसे ज़्यादा। तो अगर पूछ दे कि रेल पटरियों का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ था, तो रेल पटरियों का विकास सबसे ज़्यादा लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। यह भी ध्यान रखना है आपको। और ये अगर पूछ दे कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी और किसके समय में हुई थी, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई थी, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी, वो 1904 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, ये भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1904 में, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने करवाई थी, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो लॉर्ड कर्जन से ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना है। अगला जो है आपका गवर्नर जनरल, उसका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, आइए उसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड, और इनका जो टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1910 तक इनका है। ये इनका टाइम पीरियड है लॉर्ड मिंटो सेकंड का। और इनके समय में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ, एक्ट 1909, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 पारित हुआ। और इस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई। तो हमें ध्यान देना होगा, मुसलमानों के लिए एक अलग से इलेक्शन कराना, अलग मेथड से इलेक्शन कराना, ये फर्स्ट टाइम लीगल रूप से मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के अंतर्गत यह लॉ बना, यह कानून बना। तो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था किसके समय में हुई? मार्ले मिंटो एक्ट के अंतर्गत हुई, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां व सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में, यह भी ध्यान रखना होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। और कब किया था ये पूछा जाता है, तो 1906 ईस्वी में, 1906 में ये इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला जो है वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो अगर आ गया कि मुस्लिम लीग पार्टी कब इस्टेब्लिश्ड हुई, तो ढाका में हुई, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने दिसंबर 1906 में किया था।
और यह इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड था। और इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल होगा जिसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो अगला है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इनका टाइम पीरियड है 1910 से लेकर 1916 तक। ये भी हमें ध्यान रखना है, इनका ये टाइम पीरियड होता है। क्या क्या इनके समय में होता है? पहली चीज, 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली करने की घोषणा। तो कलकत्ता से ट्रांसफर करके कैपिटल को, इंडिया के कैपिटल को दिल्ली करना था। ये 1911 में ये घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, यानी कैपिटल बनी, राजधानी बनी। तो पूछ देगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 में बनी, लेकिन इसकी घोषणा कब हो गई, तो घोषणा 1911 में 9/11 में हुई थी। 1911 में कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया गया था कैपिटल, दिल्ली को कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से इसी समय में इनके हार्डिंग के ही समय में एक चीज और हुई थी। 1916 में 4 फरवरी 1916 में BHU की स्थापना हुई थी, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई 4 फरवरी 1916 में। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने ये किया था। ये हमें ध्यान रखना है। 4 फरवरी 1960 में वो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था और उसके कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अगर आता है तो आप इसे याद रखेंगे। और इसके बाद अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अगले गवर्नर जनरल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हम एक्चुअली आप लोगों को जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, जिन गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, उन्हीं गवर्नर जनरल को पढ़ा रहा हूं। और जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें मैं ड्रॉप कर दिया हूं, हटा दिया हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो एकदम सेलेक्टेड पढ़ा रहा हूं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो समय है 1916 से लेकर 1921 तक का है। इनके समय में क्या क्या काम हुआ है वो बस आप डाटा याद रख लीजिएगा, ये काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले 1919 का रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय में आया, रॉलेट एक्ट। दूसरा क्या हुआ? अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1990 का, ये भी चेम्सफोर्ड के ही समय में हुआ। और क्या हुआ? 1916 में ही पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। D.K. कर्वे ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है।
कब की थी? 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया, अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1916 में पूना में प्रथम महिला यानी वोमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड डीके कर्वे ने की, यह भी चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। 1917 में सैडलर आयोग स्टैब्लिश्ड हुआ, 1917 में सैडलर आयोग इस्टेब्लिश्ड हुआ। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए बना था, तो ये भी याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी समय में हुआ था। और क्या हुआ था, इतना आप एकदम याद रखिएगा। और मैं बताता हूँ इनके समय में क्या हुआ था। इनके समय में और हुआ था खिलाफत आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ, खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो मुस्लिम ब्रदर्स ने किया था, खिलाफत मूवमेंट 1919 में, ये भी याद रखेंगे। और क्या हुआ था इनके समय में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी में इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसके लीडर थे महात्मा गांधी, और ये आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही समय में हुआ। तो हमने जितनी भी मूवमेंट्स बताए हैं, जितने कार्य बताए हैं, ये सारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अभी बता रहे थे हम। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग। अब उसको देखते हैं, लॉर्ड रीडिंग को। लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड होता है मैं बताता हूं। लॉर्ड रीडिंग, ये लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड है 1921 से लेके 1926 तक है इनका ये टाइम पीरियड लॉर्ड रीडिंग का। इनके समय में जो घटना हुई थी, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट यानी कांड, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, ये याद रखिएगा। ये एक काम हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में। और मोपाला विद्रोह हुआ था 1921 में, मोपाला विद्रोह, ये भी केरल में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी काम हुआ था इनके समय में। और आपको ये ध्यान देना होगा, काकोरी ट्रेन डकैती, तीसरा जो महत्वपूर्ण है, 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती, ये इंसिडेंट भी काकोरी ट्रेन डकैती का जो हुआ था, ये इंसिडेंट कब हुआ था? 9 अगस्त या 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी ऐसे क्रांतिकारी थे जो लखनऊ को जाने वाली रूट पे काकोरी एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पर सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन को इन सारे लोगों के ग्रुप ने, सारे रिवोल्यूशनरीज ने लूट लिया था। इसी इवेंट को काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। और मोपाला रिवोल्यूशन जो हुआ था 1921 में हुआ था केरला में। और चौरा चौरी इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। और इसी इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद से ही। तो ये सारे काम जो हैं विशेष तौर पर कब हुए थे? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुए थे, लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि लॉर्ड रीडिंग के समय में कौन कौन से काम हुए थे। जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे के सारे काम हुए थे। तो लॉर्ड रीडिंग में इतना ही जितना हमने बताया है वो इम्पोर्टेंट है।
अब इसके बाद लॉर्ड रीडिंग के बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड रीडिंग होगा। अब हम उसे अगले टॉपिक में पढ़ते हैं।